आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सीबीआई ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है। कितना बड़ा ये घोटाला है, कैसा ये घोटाला है, किस तरह की संपत्तियां उनको हस्तांतरण किया गया या फिर उनको बेचा गया, इन सब मामलों की जांच होगी और बात खुल करके सामने आएगी। दर्शकों, हमारी आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर बेस है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला, सीबीआई अब करेगी जांच। लेकिन अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, अपनी इस डिबेट को शुरू करने से पहले आइए आपको एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं जो बताती है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सीबीआई ने लखनऊ व प्रयागराज में हुए वक्फ घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों मामलों में अलग अलग दर्ज की गई एफआईआर में उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी नामजद किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। सीबीआई ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित तरीके से क्रय विक्रय एवं स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पहली एफआईआर अगस्त 2016 में प्रयागराज के कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय विक्रय एवं स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जांच की मांग थी। वहीं दूसरी एफआईआर मार्च 2017 में की गई, जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने 27 लाख रुपए लेकर कानपुर में वक्फ की बेशकीमती संपत्ति का पंजीकरण निरस्त करने और पथरावली में महत्वपूर्ण कागजात गायब करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में आरोपी वसीम रिजवी का कहना है कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। सीबीआई जांच मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हुई है। मुल्ला कल्बे जवाद के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता हो, क्योंकि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुल्ला कल्बे जवाद ईरानी एजेंट हैं। ईरान से पैसा लेकर कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं, इसके सबूत भी है मेरे पास। लेकिन आज वो हुकूमत को मेरे खिलाफ गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, इसका अफसोस है। तो किस तरह से संपत्तियों का हस्तांतरण किया गया, क्या ये पूरा मामला रहा? अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लखनऊ और प्रयागराज में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में 2 बार एफआईआर लिखवाई गई थी। एक बार 2016 अगस्त का ये मामला है और दूसरी बार मार्च 2017 का ये पूरा मामला है, जबकि एफआईआर लिखाई गई। वक्फ यानी कि वो संपत्तियां जो कि धर्म के लिए होती हैं, जहां पर धार्मिक काम किए जाते हैं। ऐसे में उन संपत्तियों पर जो अधिकार रखता है या वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, उसकी तरफ से इन संपत्तियों को कहां-कहां हस्तांतरित किया गया, कैसे बेचा गया, क्या ये पूरा मामला रहा। हाल फिलहाल में करीब 2 महीने पहले की बात है जब इस बात के लिए आवाज उठी थी कि सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन दोनों में संपत्तियों के खरीद फरोख्त को लेकर के, संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरण को लेकर के जो तमाम तरीके की अनियमितताएं बरती गई हैं, जहां पर नियम कानून का पालन नहीं किया गया है, उन सब की जांच होगी। तब ये खबर भी काफी ज्यादा चर्चा में हुई थी कि सुन्नी और शिया दोनों ही वक्फ बोर्ड से संबंधित जो फाइलें हैं वो राजधानी लखनऊ के सचिवालय, जिसे बापू भवन कहते हैं, वहां से ये फाइलें गायब हुई। यानी कि इस बात की भी आवाज उठी कि कौन है जो कि ये जो जांच पूरी बैठाई गई है इसमें बाधा डालना चाहता है। उस वक्त काफी चर्चा में ये खबर रही और अब ये खबर कि सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनको आरोपी बनाया गया है कि किस तरह से जो संपत्ति का जो खरीद फरोख्त हुई उसमें लेन देन में अनियमितता बरती गई। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे पास इस चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे मुद्दे से ही संबंधित, लेकिन पूरी खबर आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मुद्दा रहा क्या, कब कब एफआईआर हुई, इस बात को भी आपको बता दें। सीबीआई ने वसीम रिजवी पर दर्ज की हैं 2 एफआईआर। अब काफी हद तक जो शिकंजा है वो कस चुका है। हालांकि दूसरी तरफ वसीम रिजवी, उनकी तरफ से अपनी सफाई भी आई है कि साजिश के तहत ये सारे काम किए गए हैं। दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त नाहिद अकील जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नाहिद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नाहिद जी, आप तक मेरी आवाज जी
आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अपनी चर्चा की शुरुआत आपके साथ हम करते हैं। जिस तरह से मामला सामने आया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, उनमें घोटाले की बात आई है, अब 2 FIR दर्ज की गई हैं और ये मामला अब CBI के हाथ में जा चुका है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मैटर को आप? एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वसीम रिजवी, जिनका बयान हमने आपको सुनाया कि कैसे उन्होंने अपने आप को जो बचाने की कोशिश की है, उन्होंने भी बताया है, अपना पक्ष रखा है, इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, जो हमने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच CBI को दी, क्योंकि इसकी मांग पिछली सरकारों में उठ रही थी। लेकिन चूंकि पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं और उन्हीं के द्वारा इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी कराया गया था, और अभी बहुत से नाम आएंगे इसमें। अभी तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ तमाम और लोगों के भी नाम आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर वक्फ की संपत्तियों को बेचा गया है, दूसरों को ट्रांसफर की गई हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार से जो लिप्त लोग हैं वो भी अब तैयार हो जाएं, उनके भी नाम आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अब CBI ने FIR लॉन्च की है, इसमें दोनों ही बोर्डों की जांच होगी। और खासकर के शिया वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, उसको लेकर काफ़ी औकाफ जो हैं डिलीट कर दिए गए थे, तमाम जो वक्फ की संपत्तियां थी उनको डिलीट कर दिया गया था रिकॉर्ड से। तो इसको लेकर लगातार धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरु और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम समाजसेवी संस्थाएं मांग कर रही थी, तमाम पीड़ित लोग मांग कर रहे थे कि ये योगी सरकार में ही न्याय मिल सकता है, किसी को मिल सकता है तो ये न्यायपूर्ण सरकार है। इसलिए उनको भरोसा था और उस भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार खरी उतरी और हमने इसको CBI के हवाले कर दिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो सफेद पोश और लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने तमाम संपत्तियां अर्जित की थी वक्फ की, तो उनको भी अब इसके सामने आना होगा और वो भी बिहाइंड द बार जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम लोगों ने साफ कर दिया है कि हम सबको न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाते हैं। ये उसका परिणाम है। अब CBI ने किया है तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जांच चल रही है, वही लोग बता पाएंगे। तो हमारे साथ दर्शकों इस चर्चा में कैसर बाकड़ी जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। कैसर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कैसर जी, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? CBI का शिकंजा जो है वो अब वसीम रिजवी पर कसा है। सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति हैं, उनके अवैध लेन देन का मामला है, हस्तांतरण का ये पूरा मामला है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बहुत सराहनीय कदम है कि बहुत पुरानी मांग थी हमारे मौलाना कल्बे जवाद साहब नकवी साहब की, जो वक्फ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और सारे हमारे स्कॉलर्स की, एडवोकेट्स की। तो ये CBI इंक्वायरी से ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्होंने 200 साल पुराना एक इमामबाड़ा डेमोलिश कर दिया और उस पर दुकानें बनाई गई। क्या कोई इमामबाड़ा मस्जिद गिरा के दुकानें बनाई जाएंगी? और कानपुर में पूरी वक्फ प्रॉपर्टी इन्होंने रिकॉर्ड से डिलीट कर दी, वो माफिया को बेच दी। और ऐसे सैकड़ों घोटाले हैं। अभी तो शुरुआत है। जब वक्फ बोर्ड की जांच होगी इनके कार्यकाल की, तो पता चलेगा कि कितनी वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द की गई हैं और बेची गई हैं। आगरा में मजार शहीद सालिस पे नूरी नासिर बाग जो है, उसमें 3 बिल्डरों को एग्रीमेंट किया गया पैसा लेके दुकानें बनाने का। पेट्रोल पंप का घोटाला किया गया। दरगाह जोगीपुरा में मुझसे पैसे की मांग की गई, रंगदारी वसूली गई, जिसकी मैंने FIR कराई नगीना देहात में, माननीय अदालत के आदेश के बाद हुई है। और मुझे रातों रात इन्होंने हटा दिया एडमिनिस्ट्रेटर से जब मैंने इन्हें पैसा नहीं दिया, और मुझे मारने की, मेरे बच्चों को किडनैप की धमकियां दी गई। तो इन्होंने एक तरफा काम किया, एक तरफा जुल्म किए, सारी वक्फ प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द की। वक्फ अलल औलाद को अलल खैर में कर दिया, अलल खैर वक्फ को अलल औलाद कर दिया। मनमाने तौर पे अपने जेबी तरीके से वक्फ बोर्ड चलाया, बहुत जी। तो कैसर जी, साफ बात होगी, इसमें कोई एक आदमी तो जुड़ा हो नहीं सकता है, काफी सारे लोग होंगे अलग अलग महकमे के जो इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी बोला गया था कि सचिवालय से फाइलें भी गायब हुई, इसकी गायब कराई गई जो ऑडिट की थी, और इनके जमाने में कभी ऑडिट ही नहीं हुआ। वक्फ एक्ट की धारा 44, 46 और 47 में प्रोविजन है कि 44 में मुतवल्ली बजट पेश करेगा, 46 में वक्फ बोर्ड उसे पास करके इजाजत देगा, और 47 में सरकारी एजेंसी ऑडिट करेगी। इन्होंने 15 साल ऑडिट ही नहीं कराया किसी भी खर्चे का। एक दिन में गाड़ी खरीदी गई अपनी सिक्योरिटी के लिए 12 लाख रुपए की।
और इन्होंने सारे घपले किए, वक्फ प्रॉपर्टी डिलीट करा दी, वक्फ कम कर दिए। तो एक ये नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आप देखिएगा कितने घोटाले सामने आएंगे। आपको जी, आपको ये भी लगता है, जैसा मैंने प्रश्न किया था, कि कई लोग इसमें जुड़े हैं और कई लोगों को इससे फायदा पहुंचाया गया है? कैसर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जो मुतवल्ली हैं, जो इनका माफिया गिरोह हर जिले में, उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इन्होंने पाला है वक्फ माफियाओं को। हर जिले में वक्फ प्रॉपर्टियों को निशाने बना के बनाए गए हैं, पगड़ी पे उठाई गई हैं। तो हर जिले में इनका संगठन बना के इन्होंने काम किया है। जी, दर्शकों, हमारे साथ इस चर्चा में नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नाहिद जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आइए फिर से कैसर जी के पास चलते हैं। जो पे इकट्ठे एडवांस में साइन करा लेते थे और वक्फ बोर्ड मेंबरों से कहते थे कि इसमें 52 की कार्रवाई करेंगे और 54 की करेंगे, अतिक्रमण के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। और उन सादे कागजों पे जो साइन कराते थे, उससे ये मनचाहे आर्डर करते थे, मनचाहे लोग हटाते थे, मनचाहे लोग बनाते थे। और जो मुझे हटाया गया 13 जून को, उस दिन वक्फ बोर्ड में मीटिंग ही नहीं हुई। सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर CDR निकलवाई जा रही मेरी FIR में, अपने अपने जिले में मौजूद हैं। और मौलाना आजिम हुसैन जैदी और अशफाक जिया मेंबर जोगीपुरा, नजीबाबाद, बिजनौर में मौजूद हैं। और लखनऊ में इन्होंने मीटिंग करके फर्जी तौर पे और मुझे हटा दिया रातों रात। ना मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल किया, ना इन्होंने कोई आरोप लगाया। ये जो चाहे करते थे आर्डर। और इन्होंने आतंकित किया था वक्फ बोर्ड के सदस्यों को, सबको। क्योंकि आजम खान के दौर का वक्फ बोर्ड था बना हुआ, आजम खान ने इनके लोग बना दिए थे सारे। तो ये सबको अपने दबाव में और धौस में रखते थे और मनचाहे तरीके से बोर्ड चलाया। ना कोई लोकतंत्र था, ना कोई कानून था, कुछ नहीं, जो चाहे किया वक्फ बोर्ड में। अब इनकी शुरुआत हुई है पर्दा उठने की। इस मामले में अगर कैसर जी, इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, इतने आप कह सकते हैं इतने सीरियस आरोप लग रहे हैं, तो ये भी कहना चाहिए कि जांच करने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। 16 की FIR है, 17 की FIR है, 18, 19, 20, 5 साल हो गए। जांच करने में देर नहीं हो गई? तो भाजपा सरकार ने बहुत पुरानी हमारे शिया समाज, मुस्लिम समाज की मांग को पूरा किया है। सराहनीय कदम। जी, ठीक है। इस चर्चा में हमारे साथ नाहिद जी भी जुड़ चुकी हैं। नाहिद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे पहुंच रही है। जी, कैसर जी, आपसे भी हम हेलो, बहुत अच्छी मुहिम है। थी आपकी आवाज। बिल्कुल। हेलो जी, बिल्कुल। नाहिद जी, हाँ, आ गई। लगातार हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, किस तरह से उनमें अवैध लेन देन, अवैध खरीद फरोख्त, अवैध हस्तांतरण की बात कही जा रही है। वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी, उन पर अब शिकंजा कस रहा है। जिस तरह से CBI ने FIR दर्ज की है, किस तरह से इस पूरे मामले को देखेंगे आप? देखिए, दरअसल ना कभी कभी जब आसमान पे थूको तो मुंह पे ही गिरता है। अब वसीम रिजवी के हालात ये हैं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अब ये बहुत दिन के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये बीजेपी को पद लेने के लिए बहुत दिन से रिझा रहे थे और अंदर के घोटाले ये सोच रहे थे कि छुप जाएंगे। मैं तो समझती हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को, ये जनता का नुकसान हो रहा है भाई। इसमें आप सर्वोच्च पद पर बैठ करके आपके आंख के नीचे ऐसा काम हो रहा और तमाम लोग शामिल हैं, सिर्फ वसीम रिजवी ही नहीं, जो इसमें संलिप्त है सबको जो है वो जांच के दायरे में लाना चाहिए। और दूसरे अफसोसजनक बात यह है कि जो हमारे यहाँ जांचें होती हैं वो बहुत लंबित हो जाती हैं, तो इसलिए अपराधियों को कभी डर नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि चलो एक सरकार में घोटाला कर लो, फिर सरकार आएगी बदल लेना, फिर दूसरे में शामिल हो जाना। यही चूहा बिल्ली का खेल चलता है। सरकारें किसी की भी बदलें, लेकिन उसकी फास्ट तरीके जांच होनी चाहिए और तुरंत इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर जेल जाना है तो जेल जाए, रिकवरी लेना है तो रिकवरी ली जाए, लेकिन ये होना चाहिए।
लेकिन अफसोस ये है कि हमारा जो बिल्कुल बड़ी बात आपने judicial नाहिद system जी है, यहाँ बहुत पर ये slow है। कही कि साफ तौर पे अगर जांच शुरू हो गई है तो इस जांच का निष्कर्ष निकलना चाहिए और इस जांच में जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। दर्शकों, फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा करेंगे कि किस तरह वक्फ बोर्ड उनकी संपत्तियों उसको लेकर के तमाम तरीके के हस्तांतरण और खरीद फरोख्त का जो आरोप है उस पर। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह वक्फ बोर्ड उनकी संपत्तियों में बड़ा घोटाला, अवैध लेन देन, अवैध हस्तांतरण, अवैध क्रय विक्रय, इन सबको पाया गया है और अब सीबीआई जांच का जो शिकंजा है वो कसा है। हमारे साथ लगातार कैसर बाकरी जी जुड़े हुए हैं। कैसर जी, यहाँ पर एक मुद्दा जो कि घोटालों से अलग हट करके वो ये भी पड़ता है कि वक्फ की संपत्तियां जो कि धर्म से जुड़ी होती हैं, कैसे धर्म से जुड़ी जो चीजें होती हैं उनका भी कमर्शलाइजेशन चालू हो जाता है, उनमें भी लोग अपना हित देखने लगते हैं और उन संपत्तियों को भी करोड़ों की खरीद फरोख्त या फिर लेन देन या संपत्ति को ही गायब कर देना, वो चीज आ जाती है। जरूरत इस बात की भी है कि थोड़ा सा हम बदले या थोड़ा सा समाज बदले, थोड़ी सी मानसिकता बदले इसको लेकर के। जी बिल्कुल कैसर बाकरी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी जी बिल्कुल, सवाल ये था कि धार्मिक संपत्तियां, उनका भी कमर्शलाइजेशन या उनको भी बेचना, खरीद फरोख्त करना, जरूरत इसमें भी ज्यादा है कि राजनीति और इन सब के झगड़ों से उठ के हम इस चीज पर भी ध्यान दें कि अपने आप को कितना सुधार रहे हैं। अपने पत्रकार बंधुओं से और आप लोगों से यह है कि कभी वसीम रिजवी साहब से ये पूछा गया कि आपने वक्फ बोर्ड के लिए 15 साल में क्या किया, कितने कॉलेज खोले, कितने लड़कियों के लिए एजुकेशन पे काम किया, कितने बुजुर्गों के लिए किया है? कभी वक्फ बोर्ड का कोई सवाल ही नहीं पूछा गया इनसे। हमेशा बाबरी मस्जिद विवाद, राम मंदिर और तलाक है और मदरसा और आतंकवादी, जो इनका फील्ड ही नहीं है। शरीयत की बातें, इस्लाम की बातें, व्याख्या इस्लाम की व्याख्या हमारे मौलवी हजरात करेंगे, हमारे स्कॉलर करेंगे। कभी ये वक्फ बोर्ड की अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें ना, श्वेत पत्र के 15 साल में इन्होंने क्या किया वक्फ बोर्ड में रह के, सिवाय बेचने के और बर्बादी करने के। कभी इनसे पूछा ही नहीं गया कि वक्फ बोर्ड में आपने क्या किया। इनसे तो जज्बाती और मजहबी मुद्दों पे जब तक बात की गई और की गई, तो ये अपना बताए ना कि वक्फ बोर्ड में 15 साल इन्होंने क्या किया, क्या विकास किया वक्फ बोर्ड का, सिवाय बेचने के, बर्बाद करने के। चर्चा को जारी, बिल्कुल दर्शक अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच मालिनी अवस्थी क्या कह रही हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। प्रतीक्षारत है, तो मैं आज प्रयास करूंगी कि आपको पारंपरिक गीतों द्वारा छठी मैया को हृदय में प्रतिष्ठित करा सकूं। प्रयास करूंगी कि इन गीतों के माध्यम से जो कोविड के कारण घर नहीं भी जा पाए हैं वो घर पहुंच जाए। सबसे पहले वो गीत जो इस बार मैंने तैयार करके आप लोगों के मैं सामने लेकर आई हूं, बहुत मार्मिक और कर्णप्रिय गीत है। केरवाजी फरीला खबद से
केरवाजे फरीला घबद से ओह पे सोगा मेंढराय ओह पे सोगा मेंढराय केरवाजे फरीला घबद से ओह पे सोगा मेंढराय ओह पे सोगा मेंढराय खबरी जानैबो आदित से खबरी जानैबो आदित से सुगा दिहने जुठिया सुगा दिहने जुठिया मारी बोरे सुगना धनुक से मारी बोरे सुगना धनुक से सुगा गिरे मोरे छाय सुगा गिरे मोरे छाय सुगनी जे रोली वियोग में सुगनी जे रोवली वियोग में आदित होत न सहाय आदित होत न सहाय शरीफ वाजे फरीला खबद से शरीफ वाजे फरीला खबद से ओह पे सोगा मंडराय ओह पे सोगा मेडराय खबरी जानैबो आदित से खबरी जानैबो आदित से सुगा दिहन जुठिया सुगा दिहन जुठिया शरीफ वाजे नारियल जे नींबू वाजे फरीला घबद से ओह पे सुगा मंडराय ओह पे सुगा मेडराय खबरी जानैबो आदित से
तो दर्शकों, एक बार फिर से आइए अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं। हालांकि वक्त बहुत कम बचा है और हमारे साथ इस चर्चा में कैसर बाकरी जी जुड़े हुए हैं। कैसर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी कैसर जी, चर्चा कर रहे थे हम। कम वक्त है, सबसे आखिर में कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, जांच शुरू हो गई है, कितनी उम्मीद है आपको कि इस जांच से नतीजा सामने आएगा और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी? कैसर जी, अब तक मेरी आवाज? कैसर जी, जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई जो कि हमारे देश की सबसे, आप कह सकते हैं, उच्चतम जांच एजेंसी है, उसको ये जांच सौंपी गई है। कितनी उम्मीद है आपको कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी? इस निष्पक्ष जांच का जो नतीजा है वो निकल के सामने आएगा? न्याय पे विश्वास है 100%। इसमें न्याय मिलेगा हमारी कौम को, हमारे वक्फ को, हमारे मौलानाओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को, सबको न्याय मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जितने वक्फ हो रहे हैं, वक्फ माफिया हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमें पूरा विश्वास है अपनी जांच एजेंसी पर। तो बिल्कुल उम्मीद है कि इस जो जांच है इसका नतीजा निकले, क्योंकि घोटाले कई सारे होते हैं हमारे देश में। उन घोटालों पर जांच भी बैठा दी जाती है, लेकिन उन जांच के कितने नतीजे निकल पाते हैं, शायद इसके लिए भी एक जांच बैठाने की जरूरत है। दर्शकों, फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद नाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसर बाकरी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया।